हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रेलवे का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है रेलवे का, उन्हीं सब का कलेक्शन रहता है। सारा 100% रियल क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन में हम स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो मेरे कहने पर कम से कम एक बार शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तब आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये वाला देखिए, कहता है 17√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर। अच्छा, सबसे पहली बात है ये घन है। क्या है? घन है। ठीक है, और घन का विकर्ण दिया है तो हम लोग जानते हैं कि घन का विकर्ण, और नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि घन का विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है। √3 × a क्या होता है? ए अर्थात होता है भुजा। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका अकॉर्डिंग, यहाँ पर दिया हुआ है √3a और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है? 17√3। ठीक है, तो यहाँ से √3 क्या होगा? कट। यहाँ पर √3 क्या हो गया? कट गया। तो a का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना आ गया? 17। यानी ये घन की भुजा आ गई। क्या आ गई? घन की भुजा। इतना दूर क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है घनाभ बनाइए इससे, इसको पिघलाकर। एक बात हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि घन को पिघलाकर घनाभ बनाया जा रहा है, यानी कि दोनों का आयतन से ही संबंधित बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, अगर इधर निकालते हैं कि घन का आयतन, क्या निकालते हैं? घन का आयतन। तो घन का वॉल्यूम बराबर घनाभ का आयतन। अगर कुछ पिघला करके दूसरा नया चीज़ बनाया जा रहा है तो जो पुराना चीज़ है उसी का वॉल्यूम से ही तो बनाया जा रहा है। हम आपसे एक बात कहेंगे कि एक बड़ा सा गेंद ले लीजिए गोला, और उसको पिघला करके आप बेलनाकार बनाइए, शंकु बनाएंगे, तो वो जो मटेरियल था ना, उसमें जितना वॉल्यूम, जितना आयतन लगा था, उसी से वो वाला बनेगा। जो दूसरा वाला बनेगा उसी के वॉल्यूम से बनेगा। तो घन आपका वॉल्यूम इन दोनों केस में बराबर होगा। अब करना क्या है? अब करना कुछ नहीं है। घन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? घन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है a³। क्या होता है? a³। तो यहाँ लिख देंगे a³। घनाभ का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? LBH। क्या होता है? LBH। तो यहाँ पर लिख देंगे LBH। इतना दूर भैया क्लियर है? सब समझ में आ रहा था बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो a³ का वैल्यू कितना आ गया? 17। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17 × 17 × 17। ठीक है, आगे। और यहाँ पर LBH में क्या लिखेंगे? घनाभ का। तो यहाँ पर देखिए कह रहा था उसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई। यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, घनाभ का जो लंबाई है यानी लेंथ है वह घन की भुजा के बराबर है, यानी ये भी कितना है? 17 है। ब्रेथ दिया हुआ, यह है लेंथ, यह है ब्रेथ, यह है हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये कितना दिया हुआ है? 8.5। कितना दिया हुआ है? 8.5। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है h। क्या निकालना है? h। तो ये वाला रहने देंगे। ठीक है, यहाँ से अब काट पीट कर लेंगे। 17 से 17 कट जाएगा, 8.5 से काटेंगे 17 को, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। और हाइट पूछा है तो हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 17 दूना 34। तो कितना आ जाएगा? 34 सेंटीमीटर। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। ठीक है, जब भी किसी को पिघला कर दूसरा चीज़ बनाने को बोलता है तो उसका आयतन से संबंधित बात होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कौन सी अपरिमेय संख्या, कल ऐसा क्लास कराए थे तो बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो हम बताए थे जो रूट के अंदर रह जाता है वही होता है अपरिमेय। तो √4 लेकिन अपरिमेय नहीं हो सकता। देखिए जैसे बताएंगे कि √7 ये क्या है? अपरिमेय। √13 ये क्या है? अपरिमेय। रूट कितना कुछ भी ले लीजिए 187 ये कितना है? अपरिमेय। इसी तरह से अगर रूट रहा 49 तो क्या ये अपरिमेय? नहीं, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि √49 का निकल सकता है वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। तो 7 क्या हो जाएगा? 7/1 कर लेंगे तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। p इज़ नॉट इक्वल टू q, तो q 0 नहीं होना चाहिए। सॉरी, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। तो q यहाँ पर 1 है, p है। यही होता है परिमेय संख्या। p/q के फॉर्म में लिखना चाहिए। ये होता है परिमेय संख्या और ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अप्रोच लगाते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि देखिए, तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर में पहला क्वेश्चन में रूट अंडर में कितना दिया हुआ? देखिए 1 2 0 2 0 4 0 2 0 6 0। कितना 0 है? 6 0। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 लिखा रहता है, कितना लिखा रहता है? 100, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर? बोलिएगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 लिख करके जितना 0 है उतना क्या लिख देते हैं? स्क्वायर लिख देते हैं। सेम केस आपको इसमें अपनाना, सेम केस आपको लिखना है। यहाँ पर कितना? तो 10 लिखिएगा और k को पावर दे दीजिएगा 6 को। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ था 3,
तो इसका क्यूब करिएगा। ये रूट का मतलब होता है हाफ, ये रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट यहाँ पर 3 लिखा हुआ तो इसका लिख दीजिएगा 1/3। यहाँ से काटिए, 3 का 3, 3 दूना 6, तो 10 का पावर 2 यानी कि 100 आ जाएगा। तो ये तो परिमेय संख्या, ये कैसी संख्या, परिमेय, ये अपरिमेय नहीं हुआ। अगला चेक करते हैं, तो 10 का पावर 6 ही रहेगा क्योंकि सब में वही है, 10 का पावर 6 को 0 है, ठीक है। तो 10 का पावर 6 इंटू 1/6 करिएगा, 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 10 का पावर 1 बोले तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अगला चेक करते हैं, अगला चेक करेंगे अगर तीसरा देखते हैं, तो तीसरा कितना है, तो 10 का पावर 6, तीसरा कितना है, 10 का पावर 6, और ये रूट अंडर का मतलब होता है हाफ, कितना होता है, हाफ। तो इसको कर देंगे हाफ, तो 2 से काट देंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। तो ये सारी संख्याएं तो कैसी संख्याएं थी, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे, इसका नीचे कुछ नहीं क्या मान लेंगे, 1, इसका नीचे कुछ नहीं है क्या मान लेंगे, 1, इसका नीचे कुछ नहीं क्या मान लेंगे, 1। तो ये कैसी संख्या, ये कैसा फॉर्म में हो जाएगा, P/Q, यही होता है परिमेय संख्या। बस शर्त यही है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो नीचे है, नीचे कभी 0 नहीं आना चाहिए, यही होता है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वही होता है जो रूट के अंडर में रह जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला आपको हम दिखा देते हैं, जैसे ये 10 का पावर 6 करिएगा और इंटू 1/4 करिएगा, ठीक है। जितना भी यहाँ लिखा हुआ था ना 1/4, जब भी रूट अंडर ऐसा रहेगा 1/4, 1/6, 1/3 ऐसा करके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर करिएगा तो आपका देखिए फ्रैक्शन में आ जा रहा है, तो ये काम नहीं बनेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 10 का पावर कितना हो गया, 3/2, तो ये वाला नहीं हुआ। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा बात था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल कहता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर, अगर ऐसा संख्या निकालते हैं जिसमें 3 जोड़ा जाएगा तब वह भागा होगा, किससे किससे, 27 से, 35 से, 25 से और 21 से। तो सबसे पहले एक काम करिए आप, 27, 35, 25 और 21, इन सभी का एलसीएम लेते हैं। इन सभी का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन सभी का एलसीएम लेकर के हम दिखाते हैं आपको। सबसे छोटी संख्या कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, ये 35 का 35 रह जाएगा, ये 25 रह जाएगा, और ये 3 सतह कितना हो जाएगा, 21। फिर काटते हैं, फिर कटेगा, फिर कितना से कटेगा बोलिए, 7 से कटेगा, क्या 7 से काटते हैं, 7 9 रह जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। 5 से काटते हैं, कितना से काटते हैं, 5 से, तो 9 एकम 9 रह जाएगा, 5 एकम 5 रह जाएगा, अब 5 5 कितना हो जाएगा, 25। तो एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम हमारा आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 7 तिया 21, 21 5 105, 105 और 9 5 कितना हो जाएगा, 45। तो 105 गुना 45 कितना हो जा रहा है यहाँ से, तो 5 को 45 का पाड़ा पड़ते हैं 5 बार, कितना हो जाएगा, 225, हासिल लगा 22, हासिल लगा 22। अब 45 को 10 से गुना करेंगे 450, 450 में अगर 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 400, 450 में कितना जोड़ देंगे, 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 472, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा था 3 जोड़ा जा, अच्छा ये जो एलसीएम आता है ना, ये एलसीएम किसी से भी भागा हो जाएगा, 3 से भी, 7 से भी, 5 से भी, कहने का मतलब 27 से भी, 35 से भी, 25 से भी, 31, किसी 21 से, किसी से भी भागा हो जाएगा। हमसे पूछता है कितना जोड़ने पर भागा होता, इसका मतलब इस संख्या में कुछ ना कुछ पहले कमी रहा होगा, तभी तो इसमें जोड़ा जाएगा। तो कमी कितना का रहा होगा, तो 3 का, तो 4722, यानी कि वह संख्या कितनी रहेगी, 4722। अगर उसमें 3 जोड़ देते हैं तो संख्या बन जाएगा 4725, तब वह जा करके सबसे भागा खाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। ऐसा हम कंसेप्ट सिखा दिया आपको। आइए एक बढ़िया चीज़ सीख लेते हैं। इससे पहले हम आपको बताए थे कि माध्य बता दिए, माध्यिका बता दिए, बहुलक बता दिए, आज मानक विचलन बता देते हैं। धीरे धीरे करके ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम बताएं तो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए तो एक सिस्टम से स्टार्ट किए कि किस तरह से आपको हर टॉपिक को कवर करा देना है। सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, समझ लीजिए एक तरह से आपका बेस मजबूत होता चला जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे बाद में, पहले हम आपको कुछ बात बताते हैं। सबसे पहले जब भी मानक विचलन निकालिएगा ना, सबसे पहले आप माध्य निकाल लीजिए। देखिए ऊपर में माध्य निकालने के लिए हम आपको, आप तो अपना तरीका लगाइएगा, आप मेरा क्लास में है तो मेरा तरीका सुन लीजिए। देखिए ध्यान से, देखिए 10 10 ये कंप्लीट है, 10 10 ये कंप्लीट है, 10 ये कंप्लीट है। यहाँ देखिए 11 है, 11 9 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए 11 11 9 20 हो जाएगा, तो 20 का आधा 10 10 10 सब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 और ये कितना हो जाएगा, 50 20 70 70 और ये 11 और 9 70 9 20 हो जाएगा। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
चलिए आपको हम तो क्लियर करवा दिए, अब लिख के बता देते हैं, कहानी ख़त्म कर देते हैं। 10 हम आपको तरीका सिखा दिए थे कि आपको अप्रोच कैसे लगाना, जैसे कि हम लगाते हैं, ठीक है। लिखा लिखी में समय बर्बाद होता है, इसीलिए हम आपको पहले ही समझा दिए। 10 10 9 10 10 प्लस 11 प्लस 10 11 9 और 9 संख्याएं टोटल, तो भागा दे देंगे 9 से, तो यानी कि माध्य कितना आ जाएगा, तो माध्य आ जाएगा 10। 90/9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10, माध्य 10 आ गया। अब मेरा कहने पर सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, आपको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो 10 आया है ना, 10, इससे तुलना करिए, सबको अंतर घटाइए। तो पहला करिएगा तो 10 - 10, अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 10 - 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर ये जो 10 है ना, फिर यही 10 से इसको भी माइनस करिए, तो कितना हो जाएगा, 0 बचेगा। तो इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना आंसर आएगा, 0। अब फिर इसका स्क्वायर करिए, 10 में 9 घटाइए। देखिए प्लस माइनस का ख्याल मत रखिएगा, हम पहले कह दे रहे हैं। तो 10 में 9 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। फिर 10 का स्क्वायर करिएगा तो 0, फिर इसका स्क्वायर करिएगा तो 0, फिर 11 का हम करते हैं, तो 11 - 10, ठीक है। प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखना है, दोनों आंसर कोनो हाल में पॉजिटिव ही लिखना है। 11 इसका भी निकालेंगे तो 0, और ये 11 9 फिर से रहा, तो 11 9 का फिर से करेंगे, तो 11 में 10 घटाएंगे तो भी कितना हो जाएगा, 1। 11 में 10 का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से 9 घटाओ 10 भी करेंगे, तो प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखना है, ठीक है। पॉजिटिव वाला भी लिखना है, 1। चलिए इतना दूर समझ में आ गया। क्या समझ में आया, सबसे पहले माध्य निकालना है, निकाल लिए माध्य। माध्य निकालने के बाद क्या करें, सबसे तुलना करेंगे माध्य से, एक एक करके तुलना करेंगे, ये कितना ज़्यादा छोटा बड़ा है देख लेते हैं। तो 10 10 एक ही जैसा था, तो मानक विचलन 0 हो गया, वहाँ से मतलब कि उसका स्क्वायर करेंगे पहले तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, सबसे कंपेयर कर लिए एक एक करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि अब मानक विचलन निकल जाएगा हमारा। देखिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, कुछ नहीं करते हैं, √AB लिख सकते हैं या x/y लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो ए क्या होता है, यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं के को संख्या आपका कि कितना में विचलन हुआ था, इसमें विचलन हुआ, इसमें कोई विचलन हुआ है नहीं, 0 है, 0 है। ये 10 10 वाला अंतर में 0 ही रह जाता, तो विचलन हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4, कितना में विचलन हुआ है, 4 में। कितना के रिस्पेक्ट में, टोटल संख्याएं कितनी थी, टोटल संख्याएं कितनी थी, टोटल संख्याएं 9 है, कितना है 9, तो हमारा कितना आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन 2/3। 4/9 का कितना हो जाता है, 2/3, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी किस में है, ऑप्शन नंबर सी है 4 में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा बात था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। आगे आइए, कहता है विनोद ने एक मारुति वैन 1,96,000 में खरीदी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे स्मार्ट अप्रोच में लगाना है वही देखते रहिए। इसके मूल ह्रास की दर कम कितनी है, 14.2/7%। 14.2/7% का कहने का मतलब हम आपको सिखाते हैं। देखिए धीरे धीरे ये सब बात नोट करते जाइए और कॉपी में लिखते जाइए जो जो बात सिखाते हैं। देखिए 14 7 98 2 100/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और परसेंट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/100, तो यहाँ से 100 तो कट ही जाता है। इसका मतलब यह जो वैल्यू था, यह वैल्यू कितना का था, 1/7 का था। इसी को बढ़ा चढ़ा करके लिखा था, समझ में आ गया, ठीक है। 1/7 का वैल्यू था। कहता है मारुति वैन का प्राइस कितना था, 1,96,000, 1 लाख कितना था, 96,000। अब कहता है कि ह्रास हो रही है, मूल्य में कमी हो रही है, यानी कि 7 दाम से कितना से, 7 दाम से एक कमले कमले जा रहा है, कम कम हो जा रहा है, यानी कि अब कितना हो जा रहा है 6/7, कितना हो जा रहा है 6/7। क्या बात समझ में आया, 7 में से दाम, कल एगो बताए थे ना वृद्धि वाला बताए थे, आज ह्रास वाला लेके आ गया, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 7 दाम था पहले, तो अब दाम कितना हो जा रहा है, 1 का कमी हो रहा है हर वर्ष, तो 1 का कमी हो गया, कितना हो जा रहा है 6/7। हम आपको तरीका सिखाए थे, क्या सिखाए थे, देखिए हम आपको तरीका क्या सिखाए थे, यहाँ पर लिखते हैं मूल्य, ये था मूल्य इसका। तो तरीका क्या सिखाए थे, तरीका यही सिखाए थे कि ये कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी, ठीक है। कमी निकालिए 6/7। बाद पूछा जा रहा है कि पहले पूछा जा रहा है, तो 2 साल बाद पूछा जा रहा है। 2 साल क्या पूछा जा रहा है, बाद, 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा, तो 2 साल बाद इसका मूल्य कम होगा, क्या होगा, कम होगा, तो 6/7 करेंगे, क्या करेंगे 6/7। बाद पूछेगा तो ये जो समीकरण आया, ये जो फ्रैक्शन आया उसको सीधा लिख देंगे, और पहले बोलेगा इस समीकरण को उल्टा कर देंगे। किसी क्लास में, अगला क्लास में पहले वाला भी लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। बोलेगा 2 साल पहले कितना दाम था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 8 56, यहाँ पर 28 जीरो, ये 3 जीरो लगा दिया, यहाँ पर के भी लिख सकते हैं यानी 1000, कोई बात नहीं। 7 चौके 28, यहाँ 4000 हो गया, कितना हो गया 4000। 4000 को गुना करते हैं, 6 चौके 36, 36 चौके कितना हो जाता है 144, और 000 यानी कि 1,44,000, कितना हो जाएगा
1,44,000, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? सिंपल बात है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा इतना सारा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 खर्चा करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य 40। तो रेशियो बताना है कुर्सी और मेज का। देखिए 12 को मेज खरीदा है और एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य कितना है? 50 रुपया। तो 12 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 मेज का मूल्य 12 पच्चीस 60 यानी कि 600 रुपया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। टोटल खर्चा कितना किया था? ये टोटल था। टोटल कितना खर्चा किया था? टोटल किया था 5,000 रुपया खर्चा। 5,000 रुपया खर्चा किया, उसमें से मेज पर खर्चा कर दिया तो कुर्सी का निकालते। क्या निकालते? कुर्सी, चेयर। क्या निकालते हैं? चेयर कितना हो जाएगा? तो 5,000 का दाम लेके गया था पैसा और 600 रुपया खर्चा कर दिया सिर्फ मेज खरीदने में, तो उसके पास बचा 4,400 रुपया यानी 4,400 रुपया। तो इससे खरीदा कुर्सी, और एक कुर्सी का दाम कितना है? 40 रुपया। तो एक कुर्सी का दाम अगर 40 रुपया है, एक चेयर का दाम कितना है? 40 रुपया। यानी कि ऐसे उल्टा लिख सकते थे कि 40 रुपया में एक कुर्सी। क्या लिख सकते थे कि 40 रुपया में कितना चेयर? 1 चेयर। कितना चेयर? 1 चेयर। तो 4,400 में कितना? तो 4,400 में कितना निकलेगा? तो 4,400 में 40 से भागा कर देंगे तो 110 निकलेगा। कितना निकलेगा? 110। ठीक, 0 0 क्या हो गया? कट गया। 4 चौके 4 कम 4 4 कम 4 0, 110 चेयर खरीदा। हमसे रेशियो पूछा। क्या पूछा है? रेशियो निकाल सकते हैं। किसका? पहले चेयर लेना। पहले क्या लेना है? चेयर। तो चेयर का रेशियो कितना हो गया? 110। और मेज का रेशियो कितना है? 12। काट दीजिए तो कट जाएगा। अब कितना बार में कट जाएगा? 55 6। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बना लेंगे। कहता है कि M और R की आयु का अंतर उतना ही है। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। जैसे हम कहेंगे आपके पास 100 रुपये है और आपके दोस्त के पास 60 रुपये है, तो दोनों में अंतर कितना का है? 40 का है। तो माइनस करके निकाल। तो M और R की आयु का अंतर, तो M और R, तो M से माइनस करेंगे R को। इनका अंतर उतना ही है जितना P और M के बीच है। जितना क्या है? P और M के बीच, मतलब ये दोनों का जो अंतर है वो बराबर। तो यहाँ से एक समीकरण क्या हो जाएगा? ये जो माइनस M को इधर लेके आएंगे तो M प्लस M हो जाएगा यानी कि 2M हो जाएगा। और ये जब R इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? R प्लस P या P प्लस R, एक ही बात हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, 2M का वैल्यू R प्लस P या P प्लस R आ गया। ठीक है, कहता है M बड़ा है P से लेकिन R से छोटा है। रहने दीजिए। यदि R और P की आयु का योग 66 है, R और P की आयु का योग, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं कि चूंकि R प्लस P बराबर क्या दिया हुआ है? 66 क्या दिया है? R और P की आयु का योग। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं कि 2M बराबर R प्लस P, और R प्लस P का वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 66 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2M बराबर 66, क्योंकि R प्लस P का वैल्यू कितना है? 66। यहाँ से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे कितना बार में? 33। तो हमसे क्या पूछा है? किसी का भी निकाल सकते हैं। तो M का पूछा है, तो ज़्यादा और कुछ निकालने का ज़रूरत नहीं है। M का वैल्यू पूछा, तो M का वैल्यू 33 यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। C किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है अंकित मान स्थान। देखिए आपको हम बताए थे, हम बोले थे, वादा किए थे कि पिछला में अगर स्थानीय मान किए तो अगला बार अंकित मान से भी संबंधित बता देंगे। अंकित मान कुछ नहीं होता है, अंकित मान और ये रहा स्थानीय मान। ठीक है, बहुत बार पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम जो हुआ था ना, रेलवे वाला और NTPC वाला, बहुत भर के पूछा जा रहा था। कहता है 6 का अंकित मान, तो 6 जहाँ पे है वही अंकित मान जो है ना, जो रहता है वही रहता है और कुछ चेंजिंग नहीं रहता। स्थानीय मान क्या होता है? 6 लिखिए 6, और 6 के बाद के गो संख्या है? 1 2 3, आँख मूंद के गो जीरो बैठा दीजिए 3 गो। समझ में आ गया? तो कहता है इनका योग कितना होगा? तो इनका योग पूछा है, तो 6 में 6,000 जोड़ दीजिएगा तो 6,000 कितना हो जाएगा? 6। कुछ था इसमें क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं था। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल कहता है कि शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदा। उसने एक पर 25% लाभ, दूसरे पर 25% हानि की। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों बैग का क्रय मूल्य कितना होगा? दोनों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस समान है। सेलिंग प्राइस क्या है? समान है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो मान लेते हैं पहला बैग का मूल्य, पहला
मान लेते हैं पहला बेग का मूल्य, एकदम हल्के बताएंगे, स्मार्ट अप्रोच है, एकदम हल्का बताएंगे। पहला बेग मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 900 माइनस x। अगर हम कहेंगे 200 रुपया में आप कोई चीज़ खरीदे, एगो का दाम 500 रुपया दिए, तो दूसरा का दाम कितना दिए होंगे, तो 400। तो 400 कैसे आएगा, 900 माइनस 500 करेंगे तब ना 400 आएगा, ये दूसरा का दाम। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी पहला को अगर 25% लाभ पर बेचते हैं, 25% लाभ पर बेचने का मतलब फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 5/4, और इसी तरह से भी लिख सकते हैं। हम इसी तरह लिख दे रहे 125%, कितना परसेंट, 125। 100 का माल 25% लाभ भी कमा लिए, इसका मतलब 100 का माल को बेचे 125 रुपया में, तो डायरेक्ट हम लिख दिए 25% लाभ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125। और दूसरा का बात कर रहा था, दूसरा 900, एकदम भारी नहीं होगा, एकदम हल्का है, देखिए ना, यहीं से हम हल्का करेंगे अभी। और दूसरा को 75% हानि पर बेचा, यानी कि कितना बेच दिया, 75 में, 100 रुपये में 25 रुपया हानि कर लिया। ये देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, और 25 25 हो गया, 25 दिया। बोलिए हल्का कर दिया कि नहीं कर दिए। इधर देखिए डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करवा देंगे हम आपको, कोई टेंशन नहीं है। देखिए इधर 5x है, और जब इधर 3x गुना कीजिएगा माइनस में, इधर आके 3x क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव। और 9 तिया इधर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2700। अगर कटता है तो काट दीजिए, 8 तिया 24, 300 वाला तो आंसर सभ्य में है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। चलिए भागा देना सिखाते हैं आपको, ठीक है, यहीं से मेरा साथ साथ दीजिए। 8 तिया 24, 3 बचा, 8 तिया 24, कितना बचा, 6 बचा, 8 सते 56, और पॉइंट 8 बचे 40। तो पहला का दाम 337 आ गया, ऑप्शन नंबर 3 में 337 है। और दूसरा को कैसे निकाल सकते थे, दूसरा का दाम 900 में घटा लेते 337.5, तो दूसरा का दाम भी हमको मिल जाता। आइए इस क्वेश्चन में आज का बाद ज़िंदगी में एकदम स्मार्ट अप्रोच लगाइएगा, मेरे कहने पे जैसा हम सिखा रहे हैं वैसा सीखिए, ठीक है। देखिए वो बच्चा वाला मेथड भूल जाइए। देखिए क्या करना है, इसमें कुछ मत करिए, x+4/x+4 है ना, तो इस पे 2 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए, 2। और एगो दिमाग देंगे, एकदम बढ़िया दिमाग देंगे, इधर भी 2 जोड़ दिए, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया, इधर भी और इधर भी 2 क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो क्या इससे 2 जोड़ने से क्या हुआ, तो 2 जोड़ने से हो गया। तो इसको लिख सकते थे भैया कि x² प्लस होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते थे ये 2 प्लस ऐसे रहता है 2 इंटू x² इंटू 1/x², ऐसे ही ना रहता कि a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर, ये 47 से 2 कितना हो जाता है, 49 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कट जाता कि नहीं कट जाता। तो हमको देखने को मिल रहा था कि ये जो था a² प्लस b² का फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था, a² प्लस b² का। या इसको हम इस फॉर्म में कह सकते थे कि a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता, और इधर 49 था, तो 49 में स्क्वायर इधर लेके आ जाते तो क्या चढ़ जाता, रूट चढ़ जाता, ठीक। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाता, 49 का रूट अंडर में कितना हो जाता, 7। अच्छा ये अभी तो अब कितना रहता कि x² प्लस 1/x² रहता। और जब ये वाला वापस दोबारा इसमें 2 जोड़ते और साथ में इधर भी 2 जोड़ते, तो 7 दूनी 9 हो जाता, और ये फिर से कितना हो जाता, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाता, और 7 दोनों इधर रूट अंडर कर देते, तो 9 का कितना हो जाता, 3। अब आइए हम देसी भाषा में आपको समझाते हैं ईजी वे में, ठीक। अगर ये नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझाते ईजी तरीका में। देखिए 47 है, आपको इतना पता है, सारा आंसर नीट एंड क्लीन है, तो मज़ा तो आने वाला ही है। 47 में 2 घटाने से काम बनेगा नहीं, तो 2 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए, 2। तो 2 जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। तो ये 4 है ना, तो एगो वर्गमूल इधर लाइएगा तो अब लोग स्क्वायर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, स्क्वायर। तो 49 का कितना निकल जाएगा, 7। अब स्क्वायर बचा है तो इधर 2 जोड़ने से काम 2 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, 5 किसी का निकलता नहीं है, तो 7 में 2 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 9। और ये स्क्वायर हटाइएगा तो इधर फिर क्या चढ़ जाएगा, रूट अंडर। तो ये 9 किसका आ जाता है, 3 का आ जाता है। तो इस तरह से आप इसका सोच सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम आपको अपना कंसेप्ट देने का पूरा कोशिश करते हैं, अगर आप लेते हैं तो आप सही में आपका इम्प्रूवमेंट होना ही होना है। 3 पाइप में से पहले 2 क्रमशः 10.8 21.6 घंटे में खाली कर सकते हैं, और तीसरा जो है 18 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए यहाँ पर नाम देते हैं PQR, 3 गो पाइप है। ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, फ्रैक्शन वाला है या पॉइंट वाला है, जैसे डेसिमल वाला है, तो हम आपको आज इसका कहानियाँ ख़त्म कर देते हैं। 10.8 21.6 और ये कितना है, 18। खैर इसमें फ्रैक्शन का काम नहीं आया, लेकिन फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी लाएंगे। तो इसका अगर हम एलसीएम लेना चाहते हैं तो हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हम 108 लिख सकते हैं। आपको हम सिखाते कैसे एलसीएम लिया जाता है। देखिए बड़ा वाला को फॉलो करेंगे। बड़ा वाला कौन है, 21.6। 21.6 का अगर पहाड़ा नहीं आता है तो कैसे हम आपको बता दें 21.6 का पहाड़ा। देखिए अच्छा 108 कैसे आएगा,
यहाँ पर 21.6 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो 6 पचे 30, यहाँ से 3 निकल जाएगा, 5 को 21 से गुना करेंगे 105 और 3 कितना हो जाएगा 108। तो 108 से 10.8 से काटेंगे 108 को, कितना बार में कट जाएगा, पूरा पूरी 10 बार में कट जाएगा। इससे काटेंगे, ये देखिए ये 10.8 का डबल है 21.6, तो ये हम इस तरह से अंदाज़ा लगाए थे कि 10.8 जो है ना ये इसको काट देगा पूरा पूरी 10 बार में, और ये इसका डबल है तो ये काट देगा 5 बार में। ठीक है, इस तरह से सोचना होता है। तो ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, अभी दिखा दिए थे। 5 से गुना करिएगा 1.6 में तो 108 आ जाएगा, 18 छः कितना हो जाता है 108। इतना दूर भैया समझ में आ गया, जो शॉर्ट ट्रिक बताया वो भी समझ में आ गया। कहता है यदि टंकी खाली है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है, बस अब कुछ नहीं करना है, अब काम करना है। 108 है और तीनों को एक साथ खोला जाता है, तो ये कैसा था, ये भर रहा है, ये भी भर रहा है, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 108 काम है, ये 10 प्लस वाला है, ये 5 प्लस वाला, लेकिन ये 6 क्या है, माइनस वाला। 108, 10 5 15, 15 में 6 घटेगा 9, 12 9 कितना हो जाता है 108। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 12। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बहुत जने फंसते हैं और बहुत जने गलत भी करेंगे, तो गलती नहीं करना है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं, है तो हल्का ही। 72 में कितने 1/3 होंगे, तो 72 में कितने 1/3 होंगे, तो सब कोई सोचेगा 72 का 1/3, 72 का 1/3, 3 24 है आंसर, 24 आंसर, 24 आंसर नहीं है, 24 के आंसर है, गलत है। ठीक है, मान लेते हैं 72 में x होंगे 1/3, कितने होंगे x, बस सवाल खत्म हो गया। 72 में कितने 1/3 होंगे, मान लेते हैं x, तो 72 बटा x करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 72 3 कितना हो जाएगा 216। तो कितना बार लिखना पड़ेगा 216 बार 1/3 1/3 1/3 1/3 लिखेंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा 72 मिलेगा। ठीक है, आगे कहता है कि कौन सा समीकरण इसमें सही है बता के दिखाइए। तो यहाँ पर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 26 होगा आंसर, कौन सा लाना है 26 लाना, तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, 18 गुना 16 बटा, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लेंगे, घटा 11 प्लस 13, देखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लेंगे, यहाँ से काट लेते हैं। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 2 8 16, 28 तिया 24, 24 में 11 घटेगा कितना हो जाएगा 13, और 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा 26। तो पहला वाला ही आंसर दे दिया 26। ज़्यादातर एग्जामिनर जो करता है ना ऑप्शन लास्ट में दे देता है या तो पहले ही दे देता है, जैसे बच्चा नीचे से स्टार्ट करे। अब एग्जामिनर भी थोड़ा होशियार हो चुका है, पहले ऑप्शन पहले ही देता था लेकिन अब लास्ट से देने लगा, लेकिन फिर अब शुरू से देने लगा है, कि पहचान गया है कि वो सब कोई नीचे से तुरंत बना लेता है। अगला सवाल, अतीन और मतीन एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरा अप्रोच से लगाते हैं। देखिए 15 दिन में करता है ये लोग काम, कौन कौन, अतीन और मतीन। ठीक है, अब क्या कहता है, लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतीन छोड़ देता है। एक बात बताइए हमको, आप 2 जन काम कर रहे हैं, आप और आपका दोस्त काम छोड़कर चला जाता है 6 दिन पहले, यानी कि काम तो ठेका तो ले लिया आप, यानी लास्ट में काम किसको करना होगा, आपको करना पड़ेगा। आपका दोस्त तो आपको 6 दिन पहले ही छोड़कर चला गया, लेकिन काम तो ख़त्म करके देना है मालिक को, तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आखिरी का 6 दिन का काम आप करिएगा। तो यहाँ पर काम मतीन छोड़कर चला गया, यानी अतीन को काम करना पड़ेगा। किसको काम करना पड़ेगा, 6 दिन तक काम करना पड़ेगा, किसको, अतीन को। 6 कहता है इस कार्य को पूरा होने में कुल 18 दिन लगे थे। 6 दिन तो बेचारा अकेले काम करेगा अतीन, यानी कि ये लोग मिल करके कितना दिन तक काम किया होगा, 12 दिन तक। अतीन और मतीन कितना दिन तक काम किया होगा, 12 दिन तक। अगर ये मेरा समीकरण आप सभी को समझ में आ गया तो सवाल ख़त्म हो गया। दिखाते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए बेवकूफ़ी जैसा नहीं करेंगे, 15 a + m करेंगे। हम चाहते तो डायरेक्ट दिखा देते लेकिन कर दे रहे हैं, ये प्लस वाला इधर लेके आएंगे तो 12 a + m हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक, अब लास्ट में घटा के आपको दिखा देंगे, बराबर 6 है। तो 3a हो जाएगा, 15 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 है, तो 3a को गुना करेंगे 3a हो जाएगा, और 3 को m से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 है। इधर कितना है 6 है, अतीन। ठीक है, ये 3 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3m बराबर कितना हो जाएगा 3, 6a में माइनस हो जाएगा 3 है तो कितना हो जाएगा 3 है। तो अतीन मतीन दोनों बराबर हो गया। लीजिए तरीके, a और m का रेशियो क्या हो गया, a का भी वैल्यू कितना आ गया 1 और m का भी वैल्यू कितना आ गया 1, दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया, सेम हो गया। हमसे कहता है यदि अपने आप पूरा करने के लिए अतीन कितना दिन काम करेगा, तो सबसे पहले काम निकालते। क्या निकालते, काम कैसे निकलेगा भैया, थोड़ा सा हेल्प करिए, निकाल देते हैं। काम कैसे निकलेगा, लिखिए 15 किसी समीकरण में भी रख दीजिए, आ जाएगा आंसर 15 a + m। तो a कितना है 1, m कितना है 1, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 15 गुना 2, 1 और 1 2, 15 दूना 30। 30 काम है कौन करना चाहता है, अतीन, तो अतीन करना चाहता है। अतीन का इफिशियंसी कितना है 1,
तो 30 काम के करने में कितना दिन लगेगा? एक एफिशिएंसी है ना, तो एक एक करके एक दिन काम करेगा तो कितना काम लग जाएगा? 30 काम है तो कितना दिन लग जाएगा? 30 दिन लग जाएगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं ना बोला था? सही जा रहे थे? सही। आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसका योगांतर विधि अपनाते हैं। योगांतर विधि अपनाने का मतलब क्या होता है कि a प्लस बी ए माइनस, योगांतर विधि अपनाने का मतलब होता है a बटा बी लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखिए a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे लिखिए, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। अगर a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? तो a प्लस बी है तो नीचे वाला एक बार ऊपर में लिखेंगे, एक बार कहाँ लिखेंगे? ऊपर में प्लस के साथ, और एक बार नीचे वाला को अगर शुरू में आपका लिखा रहेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको कैसे लिखेगा? देखिए योगांतर विधि कैसे लगाएंगे। a प्लस बी लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस और नीचे वाला को जोड़ देंगे a माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे? फिर ये a प्लस बी वाला को लिख लेंगे एक बार a प्लस बी, और फिर माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस, जो नीचे वाला था। तो a और ये आपका जो माइनस था वो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये इस तरह से योगांतर विधि अपनाते हैं। ठीक, अब इसको हम हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो उसी तरह से लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ठीक है अपना जगह पर। ठीक, इसको जोड़ दें, इसमें जोड़ देंगे नीचे वाला। कौन सा जोड़ देंगे? नीचे वाला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा, अब क्या करेंगे? अब ऊपर वाला तो लिखेंगे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब माइनस में लिखेंगे नीचे वाला, तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसको लिखे हैं तो ऊपर वाला को भी लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो √3 माइनस 1, अब प्लस कर देंगे नीचे वाला, तो √3 प्लस 1। नीचे क्या लिखेंगे? वही वाला पहले लिखेंगे, √3 माइनस 1, ऊपर वाला ये पहले वाला लिख देंगे, और इसमें घटाएंगे नीचे वाला, तो नीचे वाला कितना? √3 प्लस 1, तो √3 और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में बदल जाएगा 1। अब यहाँ से काटते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ये कट गया, साइन साइन कट गया, तो ऊपर में यहाँ बचा 2 साइन थीटा और यहाँ से बचेगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, इधर हो गया। इधर का सेट करते हैं, तो क्या क्या कटा है? ये कटा है, और इधर क्या कटा? ये कटा। तो ऊपर में 2√3 बचा और नीचे में कितना बचा? -2। यहाँ से 2 यहाँ से 2 कट गया और यहाँ से भी 2 कट गया, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। याद रखिएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। टेन का वैल्यू कितना आ गया? -√3। टेन बराबर कितना हो गया? -√3। ठीक है भैया, अब एक काम करते हैं, टेन थीटा का जगह पे लिखते हैं टेन थीटा, और -√3 है तो माइनस रहने देते हैं, और √3 किसका मान होता है? टेन 60 का। कितना होता है? टेन 60 का। ठीक है, अब इसको एक काम कर दीजिए, बस टेन थीटा है यहाँ, टेन थीटा रहने दीजिए, ये माइनस का पॉजिटिव कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम? टेन थीटा लिखते हैं और इसको लिखते हैं 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा टेन टेन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, टेन टेन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये यहाँ पर अब थीटा नहीं लिखना था, थीटा का तो काम हो गया ना, ये वाला थीटा अब नहीं लिखना था, तो टेन टेन सिर्फ कटा। तो पहला ग्रुप में क्या बच गया? थीटा। पहला ग्रुप में क्या बच गया? थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 360 में 60 घट जाएगा 300 डिग्री। समझ में आ गया? जो 60 आ गया था ना माइनस में, बस उसको 300 का टर्म में लिख दीजिएगा, 360 का टर्म में लिख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? +300। अगला सवाल कल सिखाए थे, देखते हैं आज आपको याद है कि नहीं है, रेशियो वाला, इसलिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं। कहता है 6400 का राशि है, 6400 का राशि है, और कितना है? 25% रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कहता है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, सालाना है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 1/4। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं भैया 3 का रेशियो सिखाए थे, 3 साल का, 3 रेशियो कितना होता है? 1 होता है। इस पर निकालना है, कैलकुलेशन करना है, करके दिखाइए। बोलेंगे करते हैं, तो 4 से काटेंगे कितना बार में? 16 बार में, तो 1600 कितना हो जाएगा? 1600। तो 3 रेशियो में लिखेंगे तो 1600 × 3 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4800। चलिए ठीक है, पहला वाला आ गया। अब 1600 पे भी ब्याज मिलेगा, किस पे मिलेगा? 1600 पे भी क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो 1600 पे भी ब्याज मिलेगा, कितना पे? 1/4 पे। तो काटेंगे 4 × 12 यानी 300, कितना आ गया यहाँ से? 300। तो 300 ये भी कितना बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। ठीक है, 300 पे भी कितना बार मिलेगा? 3 बार। तो 300, ठीक है, 300 दिया कितना हो जाएगा? 9। यहाँ तो हो गया 57। अरे काटा कुटी में दिक्कत हो गया, ये तो 4 चौके 16 होगा ना, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16, 4 आ गया, कितना आ गया था? 400। ठीक है,
वही तो बोल रहे थे, गलत क्या हो रहा है। 400 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, क्या कि आंसर तो 57-58 था नहीं। 48 12 60 हो गया, कितना हो गया 60। अब 400 पे अब निकालना है 400 पे, कितना पे ब्याज निकालेंगे 400 पे, कितना परसेंट का हिसाब से, वही वाला 1/4 के हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे काट देंगे कितना बार में 100। इससे पिछला वाला वीडियो में हम अच्छा से एक्सप्लेन करके आपको हम बता दिए थे। तो इधर 48 हो जाएगा, इधर 1200 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 4800 1200 60 और 60 और 1 61, 6100 रुपया कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा वे में आप निकाल लिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश के मान में 100% की वृद्धि होती है। देखिए भिन्न क्या होता है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। भिन्न भिन्न होता है भैया अंश बटा हर, निमोनिनेटर, निनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, कंफ्यूज हो जा रहा है बोलने में। अंश बटा हर, ठीक है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो उसका समझ छोड़िए, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, अंश बटा हर, ठीक है। अंश बटा हर मान लेते हैं, अंश ऊपर में कितना x है और नीचे में हर कितना है y, तो यही होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का अर्थात भिन्न। भिन्न कब बनता है, जब अंश और हर रहता है, ऊपर में अंश नीचे में हर रहता है। हमसे कहता है कि अंश का मान में 100% का वृद्धि हुआ, तो जो x था इसमें कितना का वृद्धि हुआ 100% का, तो x का 100% निकालेंगे पूरा पूरी, तो 100 से 100 कट ही जाना, तो x में कितना वृद्धि हुआ, खुद ब खुद x वृद्धि हो गया, तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। आते हैं हर में निकालते हैं, हर कितना था y, इसमें कितना का वृद्धि हुआ है 150 का, 150 का बोले को तो 150 बोले तो 3/2, ठीक है। ये सब सिखाते जाएंगे, जब बनाएंगे ना धीरे धीरे आपका सोच को हम डेवलप कर देंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा 50 या 50 दूनी 3/2 अभी बताए थे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका जब सॉल्व करिएगा तो इधर से इधर गुना करिएगा 2y और इधर से इधर गुना करिएगा 3y प्लस जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5y/2। स्मार्ट अप्रोच ये सब सीखे, तो ये आ जाएगा हमारा समीकरण। अब यहाँ पर लिखते हैं फ्रैक्शन को, तो ऊपर कितना हो जाएगा अब 2x हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5y/2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, बटा का बटा है ना, तो ये 2 ऊपर चला गया। यही मान कितना हो जाता है 16/25 के, यही मान कितना है 16/25 के। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा मेहनत से हम समझा दिए, उम्मीद करते समझ में आ रहा है। 2 दूनी 4 4 चौकी कितना हो जाएगा 16 और 5 बचे कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है x बटा, देखिए यहाँ बचेगा x/y, क्या बचेगा x/y, तो कितना हो जाएगा x/y बराबर कितना हो जाएगा 4/5, यानी कि 4:5 कह सकते हैं या 4/5 कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल कहता है एक समबहुभुज का बहिष्कोण इतना है। तो देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में यार, हम सोचे थे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होगा। एक्सटर्नल और इंटरनल ये कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। इसमें बहिष्कोण दिया है, एक्सटर्नल दिया, क्या दिया है एक्सटर्नल एंगल, ये 72 है, तो आई कितना हो जाएगा ये इंटरनल यानी कि आंतरिक कोण, क्या हो जाएगा आंतरिक कोण। आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 108 डिग्री का। ऐसा टाइप का बहुत क्वेश्चन हम करा दिए आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य एक रिपीट नहीं है, एक क्वेश्चन को क्या लाना, कहता है मानक विचलन। अरे विचलन देखिए ये 10 है, 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 कोनों में विचलन हुआ है, एको घटा बढ़ा है 10 से नहीं बढ़ा है, तो कोनो आंसर ही नहीं होगा, 0 होगा। क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? किसी में भी विचलन नहीं हुआ। अरे आप इसका माध्य निकालिएगा तो 10 आएगा, और 10 से 10 को घटाइएगा 0, 10 से 10 को घटाइएगा 0, कुछ विचलन ही नहीं होगा किसी में, तो 0 आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन। कहता है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 4/5 से चलता है। तो सामान्य चाल से, चाल मतलब क्या होता है स्पीड, स्पीड से, यानी कि पहले स्पीड कितना था, यहाँ लिख देते हैं पहले और यहाँ लिख देते हैं अब, यानी कि पहले स्पीड कितना था, तो पहले स्पीड था 5 और अब कितना हो गया 4। तो टाइम क्या होता है, तो भैया एक बात याद रखिए, समय और टाइम एक दूसरे, स्पीड और टाइम एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है। स्पीड और टाइम एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है। अगर आप 5 के स्पीड से कहीं जाते हैं, ठीक है, 5 के स्पीड से जाते हैं तो 4 घंटा लगता है। 5 के स्पीड से जाते हैं तो कितना घंटा लगता है 4 घंटा। अगर 4 के स्पीड से जाइएगा तो कितना घंटा लग जाएगा 5 घंटा। 5 के स्पीड से 4 घंटा गया, यानी स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, कितना दूर हो गया 20 किलोमीटर। तो उसी तरह से अब 20 किलोमीटर जाना है और हमको कितना है टाइम कितना है 4 घंटा, तो स्पीड कितना हो जाना चाहिए 5, यानी कि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस हो गया, हुआ कि नहीं। तो स्पीड 5 था, कितना था 5 था, तो जाने में कितना घंटा लग रहा था 4। अब स्पीड 4 हो गया तो अब जाने में कितना टाइम लग जाएगा 5। समझ में आ गया? अगर स्पीड बढ़ता है, स्पीड क्या होता है बढ़ता है,
तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम कम हो जाता है। आप सिंपल सा बात समझिए, आप साइकिल या मोटरसाइकिल या कुछ भी कार अगर तेज़ से चला के चलते हैं तो आप किसी भी डेस्टिनेशन पे पहले पहुंच जाते हैं, और आपका वेग कम रहता है तो आप उसी डेस्टिनेशन पे पहले 10 घंटे में पहुंचते थे तो अब हो सकता है 12 घंटे 15 घंटे में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब साफ साफ निकलता है कि स्पीड बढ़ने से टाइम घटता है और टाइम बढ़ने से स्पीड घटता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आते हैं हम लोग अपना सवाल पे, ठीक। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम पहले लगता था 4 लेकिन अब लग रहा है 5, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना, टाइम का 1 का, और यहाँ पर कितना का अंतर बोला है, 15 का। तो 1 बराबर कितना हो गया, 15 मिनट। तो हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है दो गो बात पूछता है, एगो अभी का समय पूछता है और एगो पहले का। तो उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय, नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम कितना था, 4। नॉर्मल टाइम कितना था, रेशियो में 4। तो 1 का वैल्यू 15, तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। तो नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा, 60। और अभी पूछता तो 15 पचे 75 हो जाता है, यानी 1 घंटा 15 मिनट। अब पहले पूछा है तो पहले हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का भी प्रैक्टिस सेट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा दिए। उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा और आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। आने वाला एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए कितना दूर अभी एग्ज़ाम है, आप प्रैक्टिस करते जाइए। इस तरह से अगर आप रिदम बना लेते हैं तो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका मैथ्स और रीजनिंग में ऑटोमेटिक बढ़िया स्कोर होने वाला ही है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, चैनल कमेंट्स करके बताइए ज़रूर कैसा अच्छा लगता है, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।